एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पूछो जरा पूछो। और आप सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और हमसे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। तो एटम की कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम आगे का डिस्कशन करते हैं डॉक्टर आशीष से। सॉरी। हेलो दिव्या। दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मुश्किल टाइम चल रहे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने घर वालों का भी अपना खुद का ख्याल रखिए। तो हमने कहानी कंटिन्यू करी थी। लास्ट टाइम हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात की थी, राइट? राइट। तो प्रोफेसर रदरफोर्ड 1919 में उन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर किया था थ्रू राइट। ए ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन, जिसमें उन्होंने नाइट्रोजन गैस को हिट किया था अल्फा पार्टिकल से और नोटिस किया था कि प्रोटॉन्स निकल रहे हैं। तो वहां से उनको आइडिया आया कि न्यूक्लियस जो है सारे के सारे वो उनमें प्रोटॉन्स हैं, तभी प्रोटॉन निकल पा रहा है। तो उन्होंने एक मॉडल दिया, फिर उन्होंने बोला कि सारे के सारे न्यूक्लियस हैं जो सारे एलिमेंट्स के वो प्रोटॉन्स के बने हुए हैं, बट चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा था। तो उन्होंने ये भी बोला कि साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं न्यूक्लियस में। तो अगर आपको ये कहानी के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप पिछली एपिसोड में देखिए। तो एक मतलब एग्जांपल। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। हाँ, ये प्रोफेसर रदरफोर्ड का एजम्पशन था, क्योंकि उन्होंने न्यूट्रॉन तो था नहीं तब। तो उन्होंने न्यूट्रॉन की जगह पर उन्होंने सोचा कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूट्रॉन बना रहे हैं। दैट वाज हिज हाइपोथेसिस। एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हीलियम न्यूक्लियस है। हीलियम का मास कितना है? 4। और चार्ज? 2। यस। तो मास तो चार हम आ सकता है अगर चार प्रोटॉन एक साथ मानेंगे। तो चार्ज पर दो कैसे आएगा? तो इसलिए दो इलेक्ट्रॉन डालो ताकि 4 - 2 2 बन जाए। ये उनका आइडिया था। उन्होंने 1920 में फिर एक लेक्चर दिया रॉयल सोसाइटी में जहां पर उन्होंने न्यूट्रॉन एसेंशियली प्रिडिक्ट किया। बेसिकली उन्होंने यही बोला कि देयर शुड बी अ पार्टिकल विद मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन but charge zero. And then he said this might be a combination of electron and a proton, and I don't know how. This is what he said. राइट। And he used the word neutron. उसी टाइम न्यूट्रॉन का वर्ड का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया था 1920 में। अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ये बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए या बहुत सारे साइंटिस्ट लग गए प्रोफेसर रदरफोर्ड की प्रिडिक्शन के बाद। और ये राइट। कहानी न्यूट्रॉन जब से डिस्कवर हुआ और जब से एटॉमिक बॉम्ब फटा हिरोशिमा नागासाकी में, तब तक की कहानी है, बिकॉज न्यूट्रॉन वाज यूज्ड टू क्रिएट एटॉमिक बॉम्ब। ओके। तो अगर ये डिस्कवरी ना होती तो शायद एटॉमिक बॉम्ब ना बना होता। ना बना होता। राइट। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जेम्स चैडविक एक इंग्लिश साइंटिस्ट, 1891 में 1891 में वो पैदा हुए थे मैनचेस्टर में, ओके। इंग्लैंड में। और उनको उनके पेरेंट्स ने पढ़ने भेजा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में। वहां पर प्रोफेसर रदरफोर्ड थे तब मैनचेस्टर के डायरेक्टर, आई थिंक। तो प्रोफेसर रदरफोर्ड के साथ बैचलर मास्टर करते करते ही जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट करने कुछ कुछ शुरू किए और उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर काम किया। और इनफैक्ट उन्होंने अपनी मास्टर्स 1912 में खत्म करी और मास्टर्स के टाइम ही उन्होंने एक पेपर भी पब्लिश किया। ही वॉज ए वेरी गुड एक्सपेरिमेंटलिस्ट, वेरी गुड एक्सपेरिमेंटलिस्ट और बहुत पैशनेट रिसर्चर। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हंस गाइगर, जो कि बर्लिन में थे उस टाइम पर, हंस गाइगर, गाइगर मुलर काउंटर वाले, राइट। उनके साथ काम करना है। तो वो बर्लिन आ जाते हैं, जर्मनी में, 1913 में। अभी थोड़ा ही टाइम हुआ होता है कि वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती है 1914 में, वर्ल्ड वॉर 1। हम्म। अभी जेम्स चैडविक एक इंग्लिश, जर्मन सॉइल पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ओ। प्रिजनर ऑफ वॉर। तो बेचारे 4 साल जेल में रहते हैं।
बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप एक फिजिसिस्ट को जेल में तो डाल सकते हो, पर उसके अंदर से फिजिक्स नहीं निकाल के फेंक सकते। तो उन्होंने जेल में ही एक फिजिक्स क्लब बढ़िया। बनाया। ओ। साइंस क्लब बनाया उन्होंने जेल में ही। बाकी कुछ अपने जेल मेट्स के साथ मिलके ये लोग एक दूसरे को लेक्चर दिया करते थे जेल में। और इनफैक्ट इन्होंने अपने जेल के जो गार्ड्स थे, गार्ड्स को इन्होंने बना लिया एक छोटी सी लेबोरेटरी बनाने के लिए भी, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करने को जेल में ही। गार्ड्स मान गए। गार्ड्स ने इनको कुछ कुछ चीजें लाके दी, जैसे एक टिन की थिन फॉयल लाके दी। इन्होंने इलेक्ट्रोस्कोप बनाने का सोचा कि चार्ज मेजर करेंगे एंड सो ऑन, ऐसी ऐसी चीजें। इनको एक रेडियो एक्टिव सोर्स चाहिए था उस टाइम लेबोरेटरी के लिए अपनी, फिर जेल की लेबोरेटरी के लिए। तो वो कहाँ से मिलेगा? अब रेडियो एक्टिव सोर्स तो इतना आसान नहीं है मिलना, बहुत स्पेसिफिक लैब्स में होता है। पर इनको पता था कि जर्मनी में एक टूथपेस्ट आती है, वो टूथपेस्ट रेडियो एक्टिव है। ओ माय गॉड। तो इन्होंने तब गार्ड्स को। एक्टिव टूथपेस्ट। हाँ बोलिए बोलिए। रेडियो एक्टिव टूथपेस्ट मतलब उसमें क्या इंग्रेडिएंट होगा? ये मुझे नहीं पता। अलाउड अलाउड होगा क्या रेडियो एक्टिव टूथपेस्ट? ये स्टार्टिंग थी अभी रेडियो एक्टिविटी की, तो लोगों को रेडियो एक्टिविटी के इल इफेक्ट्स पता ही नहीं थे। ओके राइट। रिसर्च अभी चालू हुई थी, तो नो वन केयर्ड। इनफैक्ट पीपल वर यूजिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स फॉर क्योरिंग वेरियस थिंग्स इन बॉडी। इट वाज ऑल ओ अनसाइंटिफिक। जैसे बुखार भी हो जाता था तो कुछ रेडियो एक्टिविटी की थोड़ी सी डोज ले ली, उनको लगता था बुखार ठीक कर देंगे। ऐसी ऐसी चीजें भी हुई हैं। माय गॉड। तो इसलिए वो टाइम थोड़े से डेंजरस थे। खैर, तो रेडियो एक्टिव टूथपेस्ट भी आ गई। छोटी सी लेबोरेटरी बना ली उन्होंने, एक्सपेरिमेंट छोटे मोटे किए। 4 साल कैसे तो निकाले ये। एंड देन जब वॉर खत्म हुई 1918 में, वो वापस आ गए फिर मैनचेस्टर। मैनचेस्टर आके उन्होंने रदरफोर्ड के साथ काम करना शुरू कर दिया फिर से। और पीएचडी में एनरोल हो गए, पीएचडी करनी शुरू कर दी इसेंशियली। उसी टाइम की बात है ऑलमोस्ट। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी और न्यूट्रॉन प्रिडिक्ट किया। तो चैडविक को मतलब इस डायरेक्शन में काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट था कि मैं न्यूट्रॉन की तरफ काम करूंगा। काफी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते रहते थे, बट कुछ सक्सेस मिला नहीं। 10 साल तक कुछ सक्सेस नहीं मिला। इनफैक्ट बाकी भी बहुत सारी लैब्स में वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग कैवेंडिश लेबोरेटरी जहां पर रदरफोर्ड और चैडविक थे, वहां पर एक्सपेरिमेंट होते रहते थे, पर कुछ सक्सेस मिला नहीं 10 साल तक। फिर 1930 की बात है। कुछ जर्मन साइंटिस्ट, एक का नाम वाल्टर बोथे और दूसरे उनके स्टूडेंट हर्बर्ट बेकर। बोथे एंड बेकर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और पब्लिश किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, अब थोड़ा सा मेरे साथ रहिए। हाँ, थोड़ा मैं डिटेल्स बताने लगा हूं एक्सपेरिमेंट की। उस ओके। एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक पोलोनियम का सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स। बेसिकली पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव मटेरियल जिसकी खोज मैडम मैरी क्यूरी ने की थी। पोलोनियम नाम भी पोलैंड से बना है, जो मैडम मैरी क्यूरी का होम होम कंट्री। तो पोलोनियम सोर्स में से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, हीलियम के न्यूक्लियस। और वो अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम नाम का एक एलिमेंट है, आपको पता होगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर शायद आपको पता होगा। 4। 4 एग्जैक्टली। और एटॉमिक मास उसका 9। तो बेरिलियम के ऊपर वो बम्बार्ड कर रहे थे अल्फा पार्टिकल को, पोलोनियम से निकलते हुए। और बाद में देख रहे थे कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल बेरिलियम पे बम्बार्ड कर रहा है, कुछ एक हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन निकल रही है, विच इज न्यूट्रल, जिसका कोई चार्ज नहीं है। इसीलिए वो हाईली पेनिट्रेटिंग भी है, क्योंकि जो चार्ज रेडिएशन होती है नॉर्मली वो बाकी चार्जेस के साथ इंटरेक्ट करती है तो ज्यादा दूर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती, बट न्यूट्रल रेडिएशन कैन पेनिट्रेट वेरी डीप। ओके। और इतनी पेनिट्रेशन पहले देखी नहीं गई थी कभी, इवन गामा रेज की भी नहीं देखी गई थी इतनी पेनिट्रेशन। बट उन्होंने ये बोला शायद ये हाई एनर्जी गामा रेज है, बोथे एंड बेकर ने। जेम्स चैडविक को ये पेपर दिखाई दिया, तो बोले नहीं ये कुछ और है, क्योंकि उनको पहले से ही माइंड में था कि न्यूट्रॉन हो सकता है कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, अगर अभी तक नहीं नजर आया तो। खैर, तो अभी जेम्स चैडविक ने खुद से एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे।
बट उन्होंने हम्म, यहाँ से सोचना शुरू कर दिया था कि यहाँ कुछ हो रहा है जो न्यूट्रॉन से मिलता जुलता है। okay, उसके बाद मैडम मैरी क्यूरी की अगली जनरेशन, इरीन जोलिये क्यूरी एंड फ्रेडरिक जोलिये क्यूरी, हस्बैंड वाइफ, इन दोनों ने ये वाली जो रेडिएशन निकली, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन बेरिलियम से, इसको फर्दर इन्होंने बम्बार्ड किया प्रोटॉन रिच सोर्स, एक पैराफिन वैक्स के ऊपर। तो पैराफिन वैक्स के ऊपर जब बम्बार्ड किया, इन्होंने देखा बहुत हाई स्पीड पे प्रोटॉन्स निकल रहे हैं। इनफैक्ट उनकी स्पीड जो है 1/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट अप्रोच कर रही है। काफी हाई स्पीड पे प्रोटॉन निकल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगेन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बेरिलियम से जो रेडिएशन निकली उसको पैराफिन वैक्स के ऊपर बम्बार्ड किया, फिर एक और निकली चीज जो कि प्रोटॉन्स थे, हाई स्पीड okay, प्रोटॉन्स। अब ये हाई स्पीड प्रोटॉन्स, इनकी एनर्जीज कुछ हम नंबर लेते हैं, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह करके थी। लेट्स नो गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस नंबर, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू द नंबर। तो उनका भी यही हाइपोथेसिस, इरीन और फ्रेडरिक का, कि ये हाई एनर्जी गामा रेज होगी जो प्रोटॉन्स निकाल रही हैं। चैडविक को जैसे ही ये दिखाई दिया एक्सपेरिमेंट कि प्रोटॉन्स निकले, he got super excited because in the back of his mind he knew that there is something wrong with the hypothesis of gamma rays. उन्होंने फटाफट एक क्विक कैलकुलेशन करी। उन्होंने देखा कि अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन दोनों को फॉलो करूं, तो प्रोटॉन्स तभी निकल पाएंगे अगर ये वाली रेडिएशन जो है, इम्प्रिंजिंग रेडिएशन, ओरिजिनल रेडिएशन जो है, दैट इज मेड ऑफ समथिंग एल्स देन गामा रेज, दैट इज मेड ऑफ सम पार्टिकल्स विच हैव मास सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स। okay, ओरिजिनल right, रेडिएशन कुछ और होनी चाहिए, गामा रेज नहीं होनी चाहिए, ये जेम्स चैडविक को लगा। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट रिप्रोड्यूस किया अपनी लेबोरेटरी में। 2 हफ्ते तक जस्ट एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने। ही मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल विथ दिस न्यू हाइपोथेसिस एंड ही पब्लिश्ड इन नेचर एक छोटा सा नोट, द पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ ए न्यूट्रॉन। बेसिकली okay, उन्होंने यहां से न्यूट्रॉन को है उसको पॉसिबल एग्जिस्टेंस उसकी डिक्लेयर कर दी। छोटा सा नोट लिखा उन्होंने, ये लिखा कि अगर गामा रेज होंगी तो उनकी एनर्जी मिनिमम 55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, बट अगर न्यूट्रॉन्स होंगे जिनका मास प्रोटॉन के बराबर होगा तो जस्ट 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, विच इज द एक्चुअल एनर्जी। You are measuring the actual energy, so it's not 55, it's 6. it is 6, right, So that means it has to be a neutron. इन्होंने जैसे ही मतलब न्यूट्रॉन का ये अभी पॉसिबल एग्जिस्टेंस दिया था, आगे इन्होंने फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू किए और इसके 3 महीने बाद एक और पेपर बड़ा सा छापा रॉयल सोसाइटी की पब्लिकेशन में। नाउ दिस इज एन 18 पेज पेपर। पहला पेपर शायद आधे पेज का था, अभी 18 पेज, जिसमें उन्होंने प्रॉपरली डिटेल्स सारी लिखी कि न्यूट्रॉन क्यों है, मोमेंटम और एनर्जी ये दोनों कंजर्व होने चाहिए, तभी होंगे, और अगर ये न्यूट्रॉन होगा, कहते हैं या तो इन दोनों को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम, इनको आप वायलेट कर दो, या तो बोल दो ये सुप्रीम नहीं है। हाँ, right, बट इनको तो दुनिया सुप्रीम मानती है, बिल्कुल, ये तो कभी वायलेट होते दिखे नहीं थे। तो यहां से फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई और फर्दर अब यहां पर कुछ कुछ अभी चीजें बाकी थी। okay, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का मास मेजर किया था अपने इस पेपर में। उन्होंने अपना न्यूट्रॉन का मास बताया था 1.0067 एटॉमिक यूनिट। yeah, Just I am telling you this number. There is a reason that I am telling you this number. That if you combine the mass of proton and electron, this comes out to be 1.0078 atomic units. जेम्स चैडविक को थोड़ा सा कम मिला, 1.0067। right, तो उन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाइंड कर रहे हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी की वजह से E=mc², थोड़ा सा मास कम हो जा रहा है, कम हो जाएगा, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ मास। तो right, इसलिए उन्होंने बोला न्यूट्रॉन इज एक्चुअली मोस्ट लाइकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। okay,
अभी भी फंडामेंटल न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था 1932 में। हम कह देते हैं कि 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, बट अभी ये डिसाइड नहीं हुआ था कि न्यूट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। राइट। फिर क्या हुआ, न्यूट्रॉन का मास और प्रिसाइजली मेजर करना है, इस चीज की होड़ लगी, ताकि हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाए कि न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल और नॉट। बिकॉज हाइजनबर्ग, वर्नर हाइजनबर्ग, द पायनियर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उन्होंने 1933 में एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने लिखा कि न्यूट्रॉन हैज टू बी अ फंडामेंटल पार्टिकल, तभी ये न्यूक्लियस को एक्सप्लेन कर पाएगा। ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने लिखा। तो इसलिए अब उसको प्रूव करने के लिए आपको मास जो है न्यूट्रॉन का बहुत अच्छी प्रिसिशन के साथ मेजर करना पड़ेगा। फिर आप बता सकोगे कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के सम से मिलके बना है या कुछ और है। राइट। तो फिर अब मास मेजर करने के लिए एक और न्यूक्लियर रिएक्शन का इस्तेमाल होने जा रहा था। एक्चुअली जेम्स चैडविक की एक स्टूडेंट जिनका नाम मॉरिस गोल्ड हाबर, उन्होंने प्रोपोज किया कि एक रिएक्शन है, अगर आप ड्यूटेरियम के ऊपर गामा रे शाइन करोगे, उसमें से न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो यहां से इस रिएक्शन को यूज करके आप न्यूट्रॉन का मास मेजर कर सकते हो बहुत हाई प्रिसिशन का। तो जब मास मेजर किया उन्होंने, it actually turned out to be slightly larger than the mass of sum of proton and electron. ओके। Sum of proton and electron was 1.0078, but what they found after these precise measurements was 1.0084 to 1.0090, somewhere there. ओके। So it was slightly more. Actually, today the mass of neutron is, meaning the accepted mass is 1.00866, atomic units. So इस यहां से प्रूव हुआ कि न्यूट्रॉन इज नॉट मेड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मास बढ़ गया। तो यहां से प्रूव हुआ कि इट्स फंडामेंटल पार्टिकल ऑन इट्स ओन, एंड मोस्ट ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स मास वर सॉल्व्ड। बट न्यूक्लियस बाउंड क्यों है, ये अभी रहता था, ये वाली मिस्ट्री बाकी थी, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, राइट। और न्यूट्रॉन्स हैं, दैट आर न्यूट्रॉन। या। अब पॉजिटिव चार्जेस इतने स्ट्रांगली बाउंड कैसे हो सकते हैं, बिकॉज कूलम्ब वे में वो तो रिपेल करेंगे कूलम्ब इंट्रैक्शन से। तो ये कहानी अभी बाकी है, इस कहानी की हम चर्चा अगली बार करेंगे। थैंक यू आशीष, शुक्रिया। वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम दर्शकों के सवाल लेते हैं। अभी दर्शकों के सवाल। ओके, सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम SBC टेम्पर। ये पूछते हैं, व्हाई द स्पीड एट द एज ऑफ द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन शुड एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट, एंड इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है? थैंक्स SBC टेम्पर जी, आप हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहे। आपने पहले भी कई क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, अच्छा लग रहा है हमें। तो ये क्वेश्चन आई थिंक इट गोज बैक टू द टाइम ऑफ राल्फ क्रॉनिग 1924-25, जब उन्होंने वोल्फगैंग पॉली को स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का आइडिया दिया था, दैट द एक्स्ट्रा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कुड अराइज प्रोबेबली ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बट पॉली ने वो आइडिया इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया था, ये बोल के कि देखो, अगर आपको जीमान स्प्लिटिंग जो है उसको एक्सप्लेन करना है ड्यू टू द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, तो आपको जो स्पिन की, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की एज पे जो स्पीड चाहिए, दैट विल बी मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, विच इज नॉट अलाउड बाय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके रीजन ये था कि पॉली शायद एक क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर रहे थे। मैंने SBC टेम्पर जी को रिप्लाई भी किया, उसमें कैलकुलेशन की डिटेल भी दी है, आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब अज्यूम करके उसका अगर एंगुलर मोमेंटम आप निकालो और उसको इक्वेट करो ऑब्जर्व जीमान स्प्लिटिंग के साथ, तो इट्स इजीली सीन दैट द स्पीड ऑफ द एज शुड बी लार्जर देन द स्पीड ऑफ लाइट फॉर एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्व जीमान स्प्लिटिंग। तो इसलिए ये आंसर था कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्पिन, देयर इज एन इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट which we do not know where it's from, but it's all quantum mechanical. Thanks. Okay. Yeah, so next question है मनरीत का, वो पूछती हैं, what about bar magnets? There is no current. How come they have magnetic field? Okay, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मनरीत का, थैंक्स मनरीत।
तो बार मैग्नेट्स में जो करंट तो नहीं होता, दैट इज करेक्ट, बट वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड कमिंग फ्रॉम? इट्स अगेन कमिंग फ्रॉम स्पिन, दैट्स द आंसर। इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पिन। अब एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है, इट एक्ट्स लाइक ए मैग्नेट इन इटसेल्फ। ओके, मतलब एज्यूम कर लो कि इट्स लाइक ए स्पिनिंग टॉप, बट इट्स नॉट एक्चुअली स्पिनिंग, बट यू नो देन देयर इज ए डायरेक्शन इन विच देयर इज ए मैग्नेटिक मोमेंट। अब ओके। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिनको हम फेरोमैग्नेट्स बोलते हैं, एंड देन देयर इज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म, ड्यू टू विच द स्पिन्स लाइक टू अलाइन विद ईच अदर इन सर्टेन डायरेक्शन बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। जब क्यूरी टेम्परेचर से मटेरियल्स का टेम्परेचर कम है, तो देर इज अ स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट ऑफ स्पिन्स विच ब्रिंग्स द एनर्जी डाउन ऑफ दिस सिस्टम, विच लोअर्स द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ड्यू टू विच द फेरोमैग्नेटिज्म अराइजेस। और इस फेरोमैग्नेटिज्म की वजह से बहुत सारे जब स्पिन एक डायरेक्शन में आ गए, तो इट मेक्स ए लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट विच हैज ए लार्ज मैग्नेटिक फील्ड विच यू कैन फील फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. So this is why bar magnets have a magnetic field. Thank you, Manpreet. ओके, थैंक यू आशीष क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। इसी के साथ हम ये एपिसोड कंक्लूड करते हैं। आप ऐसे ही वीडियोस देखिए एंड क्वेश्चंस पूछते रहिए एंड अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। Thanks, Divya. Bye bye. बाय बाय।